आज की तारीख में आज जो स्थिति है, इससे फालतू कोर्ट और कुछ नहीं कर सकता था जितना कोर्ट ने कर दिया हमारे पक्ष में। हम कोर्ट के बहुत शुक्रगुजार हैं। इस देश का जो सबसे कठोर कानून है, ईडी का कानून, पीएमएलए, जिसमें बेल भी नहीं मिलती। नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज हम विस्तार से बात करने जा रहे हैं दिल्ली की कथित आबकारी नीति यानी शराब नीति मामले पर आए उस फैसले की जिसने 4 साल से ज्यादा समय तक देश की राजनीति, मीडिया और जांच एजेंसियों के बीच तीखी बहस को जन्म दिया। और अब राउंड एवेन्यू कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को बरी किए जाने के बाद राजनीतिक बयानबाजी एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गई है। जंतर मंतर पर आयोजित विशाल रैली में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये फैसला भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर करारा तमाचा है। दिल्ली की एक अदालत ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। दिल्ली के लोगों के पक्ष में, देश के लोगों के पक्ष में। मैं दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को इस ऐतिहासिक फैसले के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी को ठिकाने लगाने के लिए इस पूरे केस को खुद पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पे मॉनिटर कर रहे थे। केजरीवाल छूटना नहीं चाहिए, मनीष सिसोदिया छूटना नहीं चाहिए, सतिंदर जैन छूटना नहीं चाहिए, संजय सिंह छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने पर्सनली मॉनिटर किया। ये जज साहब का फैसला मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी की गाल पे जोरदार तमाचा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे थे और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलकर 4 वर्षों तक उन्हें और उनके साथियों को परेशान किया गया। भाजपा नेताओं ने उन पर 100 करोड़ रुपए लेने और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। पिछले 4 साल से मोदी जी ने और अमित शाह जी ने षड्यंत्र रच के दिल्ली के लोगों को बहुत परेशान किया, बहुत दुखी करा। उन दोनों ने, मोदी जी ने और अमित शाह ने षड्यंत्र रच के बोले तुम्हारा बेटा चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल ने शराब घोटाला करा है, केजरीवाल 100 करोड़ रुपए खा गया। सवेरे से शाम तक मीडिया में डिबेट चलते थे, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल चोर है। लोगों को बहुत दुखी करा। जज साहब ने फैसला सुनाया है, मोदी जी आप झूठ बोल रहे हो, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। लेकिन अदालत ने साफ कहा कि केस में लगाए गए आरोप ठोस साक्ष्यों से साबित नहीं होते। उन्होंने इसे केवल अपनी व्यक्तिगत जीत नहीं बल्कि दिल्ली की जनता और देश के लोकतंत्र की जीत बताया और कहा कि अगर सत्ता में बैठी सरकार विपक्ष को झूठे मामलों में फंसाए और अदालतें सच्चाई सामने लाए तो यह न्यायपालिका की मजबूती का प्रमाण है। जज साहब ने फैसला सुनाया है, कोई सबूत नहीं है। जज साहब ने फैसला सुनाया है, पूरा केस फर्जी है। यह जज साहब का फैसला एक बार 600 पेज का फैसला है, कोई ऐरा गैरा फैसला नहीं है। पढ़ के देखो आप लोग, ऐतिहासिक फैसला है। कई वकील बोल रहे हैं कई सदियों के बाद ऐसा फैसला लिखा जाता है। यदि इस पूरे प्रकरण की समय रेखा को समझे तो नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति लेकर आई जिसका उद्देश्य शराब के कारोबार में पारदर्शिता लाना और राजस्व बढ़ाना बताया गया। जुलाई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नीति में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की। अगस्त 2022 में सीबीआई और ईडी ने अलग अलग केस दर्ज किए और सितंबर 2022 में बढ़ते विवाद के बीच दिल्ली सरकार ने नीति को वापस ले लिया। इसके बाद अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 के बीच ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को 9 सम्मन भेजे। 21 मार्च 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी और उसी दिन ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
10 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दी। 2 जून 2024 को उन्होंने सरेंडर किया और 20 जून को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी, लेकिन 25 जून को हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी और उसी रात सीबीआई ने जेल में उनसे पूछताछ की। 26 जून को सीबीआई ने उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया और 2025 में सुप्रीम कोर्ट से ईडी केस में अंतरिम राहत मिली और अंततः सितंबर में सीबीआई केस में भी जमानत मिली और फिर 27 फरवरी 2026 को राउंड एवेन्यू कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष साजिश की ठोस कड़ी साबित करने में असफल रहा और आरोपों को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि चार्जशीट में कई विरोधाभास है और जांच में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां दिखाई देती है। इस फैसले के बाद केजरीवाल ने भावुक होते हुए कहा कि मैंने जिंदगी में सिर्फ इज्जत और ईमानदारी कमाई है, एक पैसा नहीं कमाया। ये लोग उसी पर चोट करना चाहते हैं। मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं कमाया, मेरा बैंक अकाउंट खाली है, हमारी पार्टी का बैंक अकाउंट खाली है। मैंने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया, अपनी इज्जत और अपनी ईमानदारी के सिवा मेरे पास कुछ नहीं आया। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, 2000 में नौकरी छोड़ के सन 2000 से 2010 तक 10 साल मैंने दिल्ली की झुग्गियों के अंदर बिताए हैं, जी के ऊपर आरोप लगाए हैं। इस देश का जो सबसे कठोर कानून है ईडी का कानून, पीएमएलए, जिसमें बेल भी नहीं मिलती, बेल मिलनी भी मुश्किल है, उसके अंदर हमारे ऊपर तरह तरह के इन लोगों ने आरोप लगाए हैं। कोर्ट से हमको बेल मिल गई, उसके बावजूद आज की तारीख में आज जो स्थिति है, इससे फालतू कोर्ट और कुछ नहीं कर सकता था जितना कोर्ट ने कर दिया हमारे पक्ष में। हम कोर्ट के बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस कथित षड्यंत्र के कारण उनके परिवार को भारी मानसिक और सामाजिक पीड़ा झेलनी पड़ी। उनकी मां अस्पताल गई, सिसोदिया की पत्नी गंभीर बीमारी से जूझ रही है और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता एक समय जेल में थे। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर आज दिल्ली में चुनाव करा दिए जाए और भाजपा 10 से ज्यादा सीटें जीत ले तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि लोग पूछते हैं कि जेल से आने के बाद मैं चुप क्यों था, लेकिन मैं कोई पेशेवर नेता नहीं। मुझे फर्क पड़ता है जब मेरे परिवार पर आरोप लगते हैं, जब मेरे सहयोगियों को बदनाम किया जाता है तो मैं आहत होता हूं। आज मेरे दिल से बड़ा बोझ उतर गया। कई लोग ये कहते हैं जेल से आने के बाद केजरीवाल चुप क्यों हो गया, केजरीवाल गायब हो गया, केजरीवाल कहां गया। मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं। पॉलिटिशियन को फर्क नहीं पड़ता, उनको 4 गाली दे दो, मोटी चमड़ी होती है उनकी। मैंने जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है। मेरे को जब कोई बेईमान बोलता है मुझे फर्क पड़ता है। मेरे को जब जेल भेजा जाता है, मेरे परिवार के ऊपर ताने मारे जाते हैं, मेरे को फर्क पड़ता है। केजरीवाल को फर्क पड़ता है। इसलिए मैंने तय किया था कि जब सारे देश के सामने मैं निर्दोष साबित हो जाऊंगा तब तक मैं चुप रहूंगा। आज मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। अदालत के फैसले के एक दिन पहले वे कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां पत्नी सुनीता केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह उनके साथ में थे। मंदिर के पुजारी ने उन्हें गदा भेंट की, जिसे समर्थकों ने न्याय और सत्य की जीत का प्रतीक बताया। हालांकि मामला अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग केस अभी न्यायालय में विचाराधीन है और कानूनी प्रक्रिया भी जारी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सीबीआई केस में बरी होने से ईडी के मामले पर भी प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय अदालत ही करेगी। भाजपा की ओर से अब तक ये कहा गया है कि जांच एजेंसियां कानून के तहत काम करती हैं और अदालत का सम्मान किया जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने इस फैसले को केंद्र सरकार की एजेंसियों के दुरुपयोग पर सवाल उठाने का अवसर बताया है। इस पूरे घटनाक्रम ने भारतीय राजनीति में कई महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े किए हैं। क्या जांच एजेंसियों की कार्रवाई राजनीतिक दबाव में थी? क्या केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव ने मामले को जटिल बनाया?
या यह केवल कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा था? ये भी चर्चा का विषय है कि 4 वर्षों तक चले इस मामले ने दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था और शासन को किस हद तक प्रभावित किया, और क्या भविष्य में ऐसे मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही की नई परंपरा स्थापित होगी? फिलहाल जंतर मंतर की रैली से लेकर अदालत के फैसले तक और मंदिर में पूजा से लेकर राजनीतिक मंचों तक ये मुद्दा राष्ट्रीय बहस का केंद्र बना हुआ है, और आने वाले समय में दिल्ली की राजनीति और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के समीकरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आप इस पूरे मामले को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? क्या यह न्याय की जीत है या राजनीतिक संघर्ष का एक नया अध्याय? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।